हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 19 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने की। आज के सेशन में हम बात करते हैं तो आज दो एडिटोरियल आर्टिकल को कवर किया जाएगा। पहला हुज प्लेजर, किसका आनंद, और उसके बाद बात होगी द डायर नीड टू टॉक अबाउट 1962, 1962 के बारे में बात करने की सख्त जरूरत। आगे बढ़ने से पहले इस बात को क्लियर कर देता हूं, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक मिलता रहे। और इसका फ्री पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल भाषा में उपलब्ध है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला आर्टिकल है हुज प्लेजर, किसका आनंद। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो प्रोविजन फॉर अ गवर्नर टू सैक मिनिस्टर्स। संविधान में राज्यपाल के लिए मंत्रियों को बर्खास्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी का जो वक्तव्य भी आया है, जिसको एक इनडायरेक्ट थ्रेट, एक धमकी, अप्रत्यक्ष रूप की धमकी के रूप में देखा जा रहा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो राज्यपाल पद की गरिमा को कम करने वाले व्यक्तिगत मंत्रियों के बयान जो गवर्नर ऑफिस की जो डिग्निटी है उसको अगर लोअर करते हैं तो इसके खिलाफ एक्शन हो सकता है और उसमें विड्रावल ऑफ प्लेजर शामिल है। अब इसी बात पर बहस छिड़ गई है क्योंकि संविधान के आर्टिकल 164 की जब बात कही जाती है तो वहां पर एक कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर की जब नियुक्ति होगी तो वो गवर्नर के द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, किंतु उसके बाद जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और इसमें ही आगे कहा गया है कि जो मंत्री होते हैं, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे। बेसिकली इसी लाइन का ही उपयोग करके जो राज्यपाल है उन्होंने वक्तव्य दिया है जिस पर बहस छिड़ी हुई है। अब यहाँ पर जब प्लेजर ऑफ गवर्नर की बात हो रही है तो बेसिकली ये एक तरीके से एक व्यंजना के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। असली जो शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है जब बात आती है मंत्रियों को पद से हटाने की। और वहां पर मुख्यमंत्री द्वारा जब किसी मंत्री को पद से हटाए जाने की बात होती है तब वो गवर्नर को सलाह देते हैं और गवर्नर द्वारा पद को, माफ कीजिएगा, वो जो भी मंत्री होते हैं उनको हटाया जाता है। और जो न्यायिक रूप से भी ये तय हो गया है कि बहुमत का सवाल जब भी आएगा तो इसका आंसर फ्लोर में कॉन्फिडेंस वोट के द्वारा ही किया जाएगा। अब ये भी बात हो रही है जिस तरीके से पूरा जो मामला है इसकी शुरुआत होती है आरिफ मोहम्मद खान जी द्वारा जो केरला यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2022 है, इस पर ये इस बिल जब इनके पास जाता है तो बिल को बेसिकली अपने पास अभी इन्होंने रोक रखा है। कोई भी ये इस पे मंजूरी अभी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में जो केरला के हायर एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदु जी हैं वो कहते हैं कि जो गवर्नर है उनको बिल को फिर से रिकंसिडरेशन के लिए लौटा देना चाहिए। और इसी बात से नाखुश होकर जो गवर्नर है उनके द्वारा ये बयान दे दिया जाता है कि बेसिकली जो मंत्री हैं उनको गवर्नर जिस हिसाब से कार्य करते हैं या गवर्नर की कार्यवाही में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ तक जब वक्तव्य रहता है तो ये इसको सही माना जा सकता है, लेकिन जब इसके आगे वक्तव्य गवर्नर साहब द्वारा दे दिया जाता है कि ऐसा न करने से, अथवा गवर्नर जब चाहे तो मुख्यमंत्री को वो बर्खास्त भी कर सकते हैं। अब चूंकि जब बात हो रही है गवर्नर की केरला एजुकेशन बिल की तो ये भी ध्यान देना होगा कि गवर्नर ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में चांसलर की भूमिका में भी रहते हैं। और ऐसे में जो घर्षण है, फ्रिक्शन, इसकी गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा हो जाती है।
पर एक बात को नहीं भूलना चाहिए, जब ऑफिस ऑफ चांसलर की ही बात कही जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, इसको कानून द्वारा बनाया गया है। और ऐसे में निश्चित तौर पर जो चांसलर होते हैं उनकी पावर को अगर लेजिस्लेचर विधायिका चाहे तो कम कर सकती है। इवन अगर विधायिका चाहे तो चांसलर के पद पे गवर्नर रहेंगे, इस प्रणाली को भी वो समाप्त कर सकती है। पुंछी कमीशन की भी बात अगर कही जाए तो उसमें भी ऐसा रिकमेंडेशन दिया गया था कि जो गवर्नर होते हैं उनको जो कुलाधिपति या चांसलर की जब बात होती है यूनिवर्सिटीज की, तो इस भूमिका के बोझ में नहीं डालना चाहिए। आगे बात हो रही जिस तरीके से गवर्नर द्वारा एक अपेक्षा होती है कि गवर्नर से एक अपेक्षा होती है कि संविधान की वो रक्षा करेंगे, और साथ साथ में मान लीजिए संविधान का कहीं से भी उल्लंघन अगर देखने को मिलता है तो उसके खिलाफ चेतावनी जब देने की बात आएगी तब वहां पर वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। पर ऐसा कहीं पर भी नहीं उल्लेखित है कि वो एक पैरेलल पावर सेंटर के रूप में उभर सकते हैं। नहीं हमारे संविधान में ऐसा उल्लेखित है, नहीं जब गवर्नर का पोस्ट बनाया गया था तब उसमें ऐसा कहीं पे भी जो संविधान निर्माता थे उनके मन में ऐसी बात थी कि गवर्नर को एक पैरेलल पावर सेंटर के रूप में भी देखा जा सकेगा। अगले आर्टिकल में बात होगी द डायर नीड टू टॉक अबाउट 1962, 1962 के बारे में बात करने की सख्त जरूरत। Even as the nation rejoices in India's battle victories that came later, there is a need to know the truth behind the dark period in war history. भले ही देश बाद में भारत की युद्ध जीत से खुश है, लेकिन युद्ध के इतिहास में अंधेरे दौर के पीछे की सच्चाई जानने की आवश्यकता है। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से कल यानी 20 अक्टूबर भारत चीन युद्ध जो कि 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ था उसको 60 वर्ष हो जाएंगे, और हमारे देश के जो युवा हैं उनको इस युद्ध के बारे में जानने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है, रिपोर्ट की माने तो भारत चीन का जब युद्ध हुआ था तो तकरीबन 1400 सैनिक मारे गए थे, 1000 से ज़्यादा घायल हुए थे, 1700 के आसपास लापता हुए थे, और युद्ध बंदियों की जब बात कही जाती है तो उनकी संख्या 400 से ज़्यादा थी। अब ये भी बात कही जा रही कि क्या ये सारे बलिदान व्यर्थ थे? क्या जो भी युद्ध होता है 20 अक्टूबर से 19 नवंबर 1962, एक महीना का जो युद्ध चला था, उसमें कोई भी ऐसा ब्राइट स्पार्क नहीं था जो हमको सांत्वना दे सकता है? बेसिकली बात कही जा रही है कि आखिर जो युद्ध था उससे सीखने वाले जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या हो सकते हैं, और 5 बिंदुओं की ही बात इस आर्टिकल में कही जा रही है। पहला, कि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो इंडेक्स देखने को मिलते हैं, क्या एक ऐसा भी इंडेक्स होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो नेशनल लीडरशिप होती है उनके बारे में निर्धारित कर सके कि वो कितना इथिकल है, दुनिया का जो पीस ऑर्डर होता है उसमें उनका योगदान कितना ज़्यादा है, इत्यादि। और इसी में ही बात हो रही जिस तरीके से 62 के दौर में जब प्रधानमंत्री नेहरू जी, जिनका एशिया और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा सम्मान होता था, इवन पश्चिम के जो देश थे वहाँ पर भी उनको बहुत ऊंचे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और ऐसे समय पे जब चीनी नेतृत्व के खिलाफ ऐसा कोई भी आशंका नहीं था कि चीन द्वारा ऐसा घात लगा भारत पर हमला किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर जो भारतीय सेना थी वो अंडर प्रिपेयर थी हर फ्रंट पे, और ऐसे में जो कठोर वास्तविकता होती है उससे अनभिज्ञ थी। और अब जो हार्ड पावर या हार्ड पावर, चूंकि चीन एक हार्ड पावर के रूप में माना जाता है, उसकी जो यथार्थ होते हैं, जो वास्तविकता होते हैं, उससे जो भारतीय सेना थी अनभिज्ञ थी। लीडरशिप भी जो हमारी टॉप लीडरशिप थी, ये भी कहने में दो राय नहीं है कि चीन की जो वास्तविकता थी उससे अनभिज्ञ थी, और ऐसे में भारतीय जो सेना थी वो विभिन्न फ्रंट पे काफ़ी बुरी तरीके से पीछे होती है भारत चीन युद्ध में।
दूसरे पॉइंट की बात कही जा रही है, जिस तरीके से युद्ध के दौरान में इंडियन एयरफोर्स का जो आक्रामक जो बेड़ा होता है, ऑफेंसिव फ्लीट, इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और ऐसा बाद में कई जगहों पर कहा भी गया है कि अगर जो इंडियन एयरफोर्स, जिसको काफ़ी ज़्यादा उस वक्त इसकी ताकत को कम आंका गया था, जो लीडरशिप थी भारत में, चाहे वो सैन्य लीडरशिप की बात हो, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात हो, ब्यूरोक्रेट्स की बात हो, सभी ने कम करके आंका था। और यदि जो इंडियन एयरफोर्स की ऑफेंसिव फ्लीट है इसका इस्तेमाल होता तो शायद युद्ध के परिणाम जैसे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बदले हुए नज़र आ सकते थे, क्योंकि एल्टीट्यूड काफ़ी हाई था भारत चीन युद्ध में। और ऐसे में हाइयर एल्टीट्यूड में चूंकि चीन की तरफ से उनको हवाई बेड़ों का इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, और भारत की तरफ से कम एल्टीट्यूड पर जाकर वहां से अगर बम्बार्डिंग कर दी जाती, जो कि ऊपर हायर एल्टीट्यूड तक पहुंचता, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हमको एज मिल सकता था। और बेसिकली तीसरा बिंदु इसी बात के लिए ही कहा गया है कि जिस तरीके से जो पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक और जो मिलिट्री टॉप लीडरशिप थी, सभी के बीच में एक समन्वयता नहीं देखने को मिल रही थी। इवन जो कोर मिलिट्री जो निर्णय थे वहां पर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा था, और जिससे कि निश्चित तौर पर जो भी युद्ध के निर्णय होते हैं वो प्रभावित रहते हैं। इसके अलावा अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि जब जो भारतीय जवान जो फ्रंट मोर्चे पर लड़ रहे थे उनके शानदार प्रदर्शन से क्या सबक लिया जा सकता है। ऐसे में मेजर शैतान सिंह सरीखे वीर योद्धा जो आज के समय में अमर हो चुके हैं, युद्ध मामले में जब बात होती है, भारतीय वीर योद्धाओं की बात होती है, तो इनको तो याद किया जाता है, लेकिन जो भारतीय वायुसेना का रोल था उसको नगण्य कर दिया जाता है। जिस तरीके से लगातार 24 घंटे, चाहे वो घायलों को युद्ध मैदान से वापस लाने की बात हो, आपूर्ति श्रृंखला को पूरी करने की बात हो, लॉजिस्टिक फ्रंट पे बात हो, हर जगह पर बिना थके भारतीय एयरफोर्स द्वारा जो बैकअप किया जा रहा था उसको हम नगण्य कर देते हैं याद करने में, जब भी भारत चीन युद्ध की बात होती है। इवन जो पायलट थे वो बिना थके हुए 24 घंटे काम कर रहे थे, और उनको सोने का जो समय मिल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ तब मिल पा रहा था जो नए रिक्रूट जो को पायलट थे, वो जब टेक ऑफ और लैंडिंग के बीच का जो समय होता था, वो जब फ्लाइट को वो संभालते थे, और जो मेन जो कैप्टन थे वो उस वक्त सोते थे, ताकि वो अगली फ्लाइट से पहले उनको थोड़ा सा आराम मिल सके। और अंतिम बिंदु के रूप में ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि जिस तरीके से जो फ्रंट योद्धा थे, जो ग्राउंड पे जिन्होंने लड़ाई लड़ा था, जब युद्ध खत्म होता है तो उनको क्या वो वांछित जिस तरीके से सम्मान, उनके रैंक में सुधार, मॉनेटरी फ्रंट पे क्या उनको वैसा मिला जो मिलना चाहिए था? शायद नहीं। और अब इन सभी चीज़ों से सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो 1962 का युद्ध ही था जो कि बाद में 1965 का जब भारत पाक युद्ध होता है वहाँ पर भारत की जीत, 1971 भारत पाक और बांग्लादेश का बनना, पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करने में भारतीय भूमिका, दोनों ही युद्ध में जो भारतीय सैन्य नेतृत्व, परिचालन की कुशलता को देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं एक सबक के रूप में। जो 1962 का जब युद्ध होता है जहां पर हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और हमने हर फ्रंट पे सबक लिया था, तो ऐसे में 1962 एक न्यू की तरीके से काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर कल जब 60 वर्ष इस युद्ध को शुरू हुए हो जाएंगे, तो ऐसे में एक जो हमारे युवा हैं देश के, सभी को इसके बारे में जानने की आवश्यकता है, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो सैनिक हो, सबको युद्ध की क्या हकीकत थी उसको जानना चाहिए। और आगे गवर्नमेंट से भी अपील की गई है इस आर्टिकल में कि अब शायद ऐसा समय आ गया है कि जो हैंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट है इसको खोल दिया जाए पब्लिक डोमेन में। अभी तक ऐसे डॉक्यूमेंट सिर्फ क्लासिफाइड हैं, गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक डोमेन में नहीं लाए गए हैं, और जो उस दुर्भाग्यपूर्ण अवधि के दौरान में हुआ था वो सभी को अब जानने का समय आ चुका है, इसलिए ऐसी रिपोर्ट को ओपन कर देना चाहिए, ऐसी बात कही जा रही है। बाद में मीडिया से भी अपील की गई है कि एटलीस्ट हम
श्रद्धांजलि के तौर पर जब भारत चीन युद्ध के शुरू हुए 60 वर्ष हो रहे हैं, तो इस युद्ध के मुद्दे को मीडिया में डिस्कस तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर भारत के इतिहास में काले धब्बे के रूप में भी देखा जा सकता है। अब आगे बात कही जा रही है कि हमारे इतिहास का ये हिस्सा है और इस पर निश्चित तौर पर बात होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं 1962 वो नींव प्रदान करता है जिस पर आगे के समय पे जो जीत होती है उसकी इमारत बन पाती है। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।